यदि शाओ ज़िफ़ान और उनका समूह यहाँ होता तो उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। अवंतिका राठौर, जिनकी एक चमत्कारी वैद्य के रूप में प्रतिष्ठा पूरी शाही राजधानी में फैल चुकी थी, स्वाभाविक रूप से असाधारण चिकित्सा कौशल रखती थी। एक के बाद एक चांदी की सुई गोंद शाओकिंग के शरीर में चुभ हुई गई। जैसे ही अवंतिका राठौर ने इतनी गंभीरता से उसका इलाज किया, अपने आप ही एक भव्यता का एहसास उत्पन्न हो गया। उसकी सभी हरकतें तेज और सुचारू थीं, मानो वे चिकित्सा विद्या का जीता जागता प्रमाण हों। नोट: यद्यपि यहाँ इलाज कुई हाओयान का हो रहा है, पाठ में गोंग शाओकिंग का उल्लेख एक अप्रत्याशित भूल हो सकती है, फिर भी स्थिति अवंतिका की एकाग्रता दर्शाती है। जब अवंतिका राठौर ने पहली सुई चुभोई तो हुआन चुयू की आंखों में एक चमक आ गई। इस लड़की का चिकित्सा कौशल वास्तव में असाधारण था। वह एक बार एक ऐसे वैद्य से मिले थे जिसने सूचीवेद विद्या में महारत हासिल की थी। उस वैद्य ने उन्हें सूचीवेद विद्या की कई विशेषताओं से परिचित कराया था, तेज, स्थिर और सटीक, जिसके हाथों में कोई कंपन नहीं होता था और न ही मरीज को कोई असुविधा होती थी। अवंतिका राठौर ने स्पष्ट रूप से वह सब कर दिखाया। हालांकि हुआन चुयू चिकित्सा विद्या से बहुत परिचित नहीं थे, फिर भी वे एक मोटा अनुमान लगा सकते थे कि अवंतिका राठौर जिन मर्म स्थानों का इलाज कर रही थी उनमें कोई समस्या नहीं थी। कुछ ही देर में कुई हाओयान का शरीर घनी चांदी की सुइयों से ढक गया, एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर पहली नज़र में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अगले ही पल अवंतिका राठौर ने चांदी की सुइयों पर अपने दाहिने हाथ से हल्का सा झटका दिया और किसी जादू की तरह सभी चांदी की सुइयां लयबद्ध तरीके से कंपन करने लगीं। लियू किन्यू की आमतौर पर शांत रहने वाली आंखें अचरज से चौड़ी हो गईं। कंपित कंपित सुई विद्या। उसने कभी असली कंपित सुई विद्या नहीं देखी थी, लेकिन उसने अपने गुरु से इसकी विशेषताओं का वर्णन सुना था, इसलिए उसने इसे देखते ही पहचान लिया। लियू किन्यू के शब्दों ने निस्संदेह हर किसी के दिल में तूफान ला दिया। कंपित सुई विद्या, ये वास्तव में कंपित सुई विद्या है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कंपित सुई विद्या लंबे समय से विलुप्त हो चुकी है। भला वे कौन से वैद्य हैं जो सूचीवेद विद्या में महारत हासिल कर सकते हैं और वृद्ध न हो। अवंतिका राठौर केवल 15 वर्ष की है, फिर भी उसने सबसे उन्नत कंपित सुई विद्या में महारत हासिल कर ली है। ये कैसे संभव है? हर किसी के होंठ अनैच्छिक रूप से फड़कने लगे। अवंतिका राठौर तो वास्तव में एक असामान्य और खौफनाक प्रतिभा थी। जिया झिकिंग की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा सदमे से ज्यादा खुशी से भरा था। अवंतिका बस अद्भुत है, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। अवंतिका राठौर ने कंपित सुई विद्या में महारत हासिल कर ली है, जिसका अर्थ है कि जिस बीमारी के आगे उप प्रधानाचार्य भी लाचार थे, उसे अवंतिका राठौर ने सुलझा दिया है। डोंगफेंग यू के सुंदर और उज्ज्वल चेहरे पर आश्चर्य और विस्मय दिखाई दिया। जब से वह अवंतिका राठौर से मिला था, उसे लगा था कि अवंतिका राठौर बहुत अलग है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी अद्भुत होगी। झान युनफेंग का चेहरा आश्चर्य से भरा था, लेकिन उस गंभीर आकृति को देखकर उसके दिल में अपराधबोध की एक भावना उभर आई। पता चला कि अवंतिका राठौर वास्तव में कुई हाओयान को बचाने के लिए नेक इरादे रखती थी और झान युनफेंग को अपने ही रवैये पर शर्म महसूस हुई। लिंग जियाक्सिन का मुंह ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कोई अंडा फंस गया हो। जिस पल उसने अवंतिका राठौर को एक्यूपंक्चर सूचीवेद विद्या करते देखा, उसके चेहरे पर यही भाव था। वह अवंतिका राठौर को अपमानित करने और उसे अपनी क्षमताओं को अधिक आंकने के परिणामों का एहसास कराने के अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन अब एक बुरी भावना ने उसे घेर लिया था। हुआन चुयू की आंखें चमक उठीं। ऐसा लगता था कि उन्होंने अवंतिका राठौर को पहचानने में गलती नहीं की थी। वह वास्तव में एक विलक्षण प्रतिभा वाली व्यक्ति थी। लंबे समय से खो चुकी कंपित सुई विद्या एक किशोर लड़की में दिखाई दी है। ऐसा लगता है कि अवंतिका राठौर के गुरु निश्चित रूप से एक भयानक और शक्तिशाली वैद्य हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि अकादमी में ऐसी विलक्षण प्रतिभा वाली वैद्य थी। कैंगलान अकादमी वास्तव में एक ऐसी जगह थी जहां छिपी हुई प्रतिभाएं घूमती थीं। हर किसी ने अपनी सांसें रोक लीं, किसी ने भी आवाज़ करने या अवंतिका राठौर के इलाज में खलल डालने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही चांदी की सुई कांपी, हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि कुई हाओयान के शरीर का कालापन तेजी से उसकी बाईं कलाई की ओर सिमट रहा था। वह कालापन भयानक था। इसने तुरंत कुई हाओयान के बाएं हाथ को पूरी तरह से ढक लिया। यह एक गहरा, भयानक कालापन था जो किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर सकता था। ये देखकर हुआन चुयू की गहरी, अनुभवी आंखों में एक चमक आ गई। अवंतिका राठौर ने वास्तव में जहर का इलाज कर दिया था। हरित शल्क अजगर के जहर का भयानक पहलू उसकी शरीर के हर हिस्से में प्रवेश करने की क्षमता में निहित है, जिससे उन्हें बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। हालांकि अवंतिका राठौर शरीर से सभी जहर को निकालने और उन्हें एक ही स्थान पर निर्देशित करने के लिए कंपित सुई विद्या का उपयोग करती है। इसने निस्संदेह सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। कुई हाओयान की जान बच गई है। इस क्षण अवंतिका राठौर ने अपने बगल में खड़े हुआन चुयू को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उप प्रधानाचार्य, क्या आपके पास रक्त पुनर्स्थापक वटियां, ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल्स हैं?
कुई हाओयान इस समय पहले से ही बेहद कमज़ोर था और इस जहरीले खून की मात्रा काफ़ी थी। एक बार जब ये सब बाहर निकल जाता तो कुई हाओयान का बहुत अधिक खून बह जाता और वह एक और विकट स्थिति में पड़ जाता। हाँ, वह मुझ पर छोड़ दो। हुआन चुयू गंभीर लग रहे थे। बाहर घायल हुए कई साधकों का बहुत अधिक खून बह गया था, इसलिए उन्होंने बहुत सारी रक्त पुनर्स्थापक वटियों का निर्माण किया था। अवंतिका राठौर ने हल्का सा सिर हिलाया। चांदी की सुई तेज और तेजी से कंपन करने लगी और कुई हाओयान के बाएं हाथ पर जहर गहरा और गहरा होता गया, जो केंचुए की तरह छटपटा रहा था, जिसे देखकर किसी की भी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती। जिस क्षण सभी चांदी की सुइयों का कंपन रुका, अवंतिका राठौर ने एक तेज धार वाला ब्लेड निकाला और कुई हाओयान की कलाई पर एक चीरा लगा दिया। उसकी कलाई से काला, जहरीला खून लगातार बहता रहा और कुई हाओयान का शरीर थोड़ा कांप उठा। जहरीला खून लोहे के बेसिन टब में गिरते ही फुफकारने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह सारा बह पाता, लोहे का बेसिन पहले ही जहर से संक्षारित करोड़ित होकर पिघल चुका था। ये दृश्य देखकर हर कोई सदमे में हौंफने लगा। वे सभी जानते थे कुई हाओयान के शरीर का जहर बेहद शक्तिशाली और हावी होने वाला था, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यह इस हद तक होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि कुई हाओयान का शरीर गलते हुए घावों से ढका हुआ था। जहरीला खून जमीन पर बहने के बाद उसने जमीन को गलाना शुरू कर दिया और लगातार सफ़ेद झाग उठने लगा, जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। जैसे ही जहरीला खून बाहर निकला, कुई हाओयान के चेहरे का बैंगनी काला रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया और उसकी जगह एक कागज़ जैसा पीलापन आ गया। ठीक जब जहरीला खून पूरी तरह से बाहर निकल गया, हुआन चुयू ने कुई हाओयान के मुंह में 2 रक्त पुनर्स्थापक वटियां डाल दीं। अवंतिका राठौर ने फिर से कुई हाओयान की कलाई की चोट पर पट्टी बांधना शुरू किया। उसकी कुशल तकनीक और विवरणों पर सावधानीपूर्वक ध्यान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ठीक है, अवंतिका राठौर खड़ी हुई और हुआन चुयू की ओर देखा। जहर बाहर निकाल दिया गया है, बाकी आप पर निर्भर है। कुई हाओयान की चोटें बहुत गंभीर थीं। वह केवल उसका जहर निकालने में मदद कर सकती थी, लेकिन उसे जल्द से जल्द ठीक होने में मदद करने के लिए उसे एक उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय वटी की आवश्यकता थी। वह भी इसे पूरी तरह से ठीक कर सकती है, लेकिन इसमें अधिक समय लगेगा। हुआन चुयू ने अवंतिका राठौर को प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। तुम भी थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। तभी सभी ने ध्यान दिया कि अवंतिका राठौर का माथा पसीने से भीगा हुआ था और उसका बेहद खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया था। स्पष्ट रूप से यह इलाज उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था, और अवंतिका राठौर काफ़ी तनाव में थी। अवंतिका राठौर उज्ज्वल रूप से मुस्कुराए। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, उप प्रधानाचार्य। हुआन चुयू की आंखें केवल प्रशंसा और आदर से भरी थीं। ये लड़की महानता के लिए ही बनी थी। इतनी कम उम्र में ऐसे परिणाम प्राप्त करने के लिए भले ही गुरु अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो, लेकिन यदि आप पर्याप्त मेहनत नहीं करते हैं तो ये सब व्यर्थ है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि अवंतिका राठौर की कार्रवाइयों का उद्देश्य उनका ध्यान आकर्षित करना था। उन्हें यकीन था कि अवंतिका राठौर के गुरु उनसे किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं थे। ऐसे गुरु का शिष्य भला उनकी प्रतिष्ठा को कैसे कम कर सकता है। इस क्षण एक हल्की सी कराह ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। पता चला कि कुई हाओयान, जो गहरी बेहोशी कोमा में था, उसने अपनी आंखें खोल दी थीं। हालांकि उसका चेहरा बीमार लग रहा था, लेकिन वह निस्संदेह पहले से बहुत बेहतर था। कुई हाओयान ने अपने सामने परिचित भीड़ को देखा और उसके होंठों पर राहत भरी मुस्कान आ गई। वह आखिरकार लुओयुन पर्वत श्रृंखला से बच गया था और कैंगलान अकादमी लौट आया था। झान युनफेंग तुरंत कुई हाओयान के पास दौड़ी। तुम कैसे हो? कुई हाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। अब वह केवल कमजोरी महसूस कर रहा था, जो कि उस असहनीय दर्द से बहुत बहुत बेहतर था जो उसने पहले अनुभव किया था। झान युनफेंग अपने आंसू नहीं रोक सकी और उसकी आंखें खुशी से भर गईं। कुई हाओयान की जान आखिरकार बच गई थी। कुई हाओयान ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं और झान युनफेंग को दया से देखते हुए कहा, मैं अभी मरा नहीं हूँ, तुम क्यों रो रही हो? वाह, तुम बहुत करीब थे, मौत के बहुत करीब। झान युनफेंग, जो इतने समय से तनाव में थी, इस पल पूरी तरह से टूट गई और बेकाबू होकर सिसकने लगी। वह कुई हाओयान को फिर कभी न देख पाने के बहुत करीब थी। इस क्षण तनावपूर्ण माहौल थोड़ा हल्का हो गया। कुई हाओयान और बाई जुन्यू दोनों खतरे से बाहर थे, जो कि दुर्भाग्य के बीच सौभाग्य की बात थी। अवंतिका राठौर वापस जिया जिकिंग के पास गई और जिया जिकिंग ने उत्साह से उसका हाथ पकड़ लिया। अवंतिका, तुम अद्भुत हो, तुम वास्तव में खो चुकी सूचीवेद विद्या जानती हो। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर एक कोमल मुस्कान छा गई। यहाँ तक कि 1000 साल पहले भी राठौर परिवार बेली फैमिली की सूचीवेद विद्या महाद्वीप पर अद्वितीय थी। ये सिर्फ अफसोस की बात थी कि वह अपने प्यारे पुराने दोस्तों को फिर कभी नहीं देख पाएगी। कुई हाओयान और झान युनफेंग के बीच का पतला पर्दा आखिरकार उठ गया है। अवंतिका राठौर की साफ आंखें एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ चमक उठीं। प्रेमियों का अंततः एक साथ होना हमेशा खुशी का अवसर होता है।
डोंगफेंग यू ने अवंतिका राठौर के गोरे और सुंदर चेहरे को देखा और उसकी आंखें कोमल हो गईं। ये सब तुम्हारी वजह से है। अवंतिका राठौर हल्की सी मुस्कुराई, बाकी बातें अब उसकी चिंता का विषय नहीं थीं। डोंगफेंग यू का अभिवादन करने के बाद वह अपने कमरे में लौट आए। जिया जिकिंग भी ज्यादा देर नहीं रुकी, उसे अभी भी अपनी कक्षा में भाग लेना था, क्योंकि नियमित कक्षाएं विशेष नामांकित कक्षाओं की तरह स्वतंत्र नहीं थीं। कमरे के अंदर अवंतिका राठौर ने साधना शुरू करने के लिए असुर आवाहन शास्त्र को सक्रिय किया। लुओयुन पर्वत श्रृंखला से बाल बाल बचने के बाद उसकी साधना के स्तर में काफी सुधार हुआ था। एक आरामदायक साधना की गति कभी भी संघर्ष में की गई साधना की गति का मुकाबला नहीं कर सकती। केवल खतरे का सामना करने पर ही व्यक्ति की क्षमताओं को पूरी तरह से उजागर किया जा सकता है और साधना को बेहतर बनाया जा सकता है। उसने अकादमी जाने का विकल्प चुनकर सही चुनाव किया था। अगले दिन अवंतिका राठौर अकादमी से निकली और कैंगलान शहर के बाजार गई। बाजार वह जगह है जहां साधक अपनी ज़रूरत की लगभग हर चीज़ खरीद सकते हैं, इसीलिए कैंगलान शहर का एक क्षेत्र ऐसा स्थान है जहां साधक अक्सर इकट्ठा होते हैं। अवंतिका राठौर ने श्वेत सिंह को पकड़ रखा था। इस छोटे जीव की भूख वास्तव में आश्चर्यजनक थी। उसने इस बार लुओयुन पर्वत श्रृंखला में अधिक दानवी स्फटिकों का शिकार नहीं किया था और श्वेत सिंह का भोजन समाप्त हो गया था। ये छोटा जीव कल पूरे दिन प्यारा और लाड़ प्यार भरा व्यवहार कर रहा था, इसलिए उसे दानवी स्फटिक खरीदने के लिए बाजार आना पड़ा। लेकिन ये छोटा जीव काफ़ी सक्षम है, इसलिए उस पर बहुत सारा पैसा खर्च करना सार्थक है। जैसे ही अवंतिका राठौर ने बाजार में प्रवेश किया, शोरगुल ने उसे घेर लिया, जहां विक्रेताओं की आवाज़ें और मोलभाव की आवाज़ें हवा में गूंज रही थीं। आप जहां भी देखें वहां हलचल भरी गतिविधि का दृश्य था। बाजार स्पष्ट रूप से किसी के द्वारा प्रबंधित किया गया था, जिसमें प्रत्येक स्टॉल पहले से ही विभाजित था। चारों ओर देखने पर कई समान स्टॉलों पर अलग अलग वस्तुएं प्रदर्शित थीं, जो खरीदे जाने और घर ले जाए जाने की प्रतीक्षा कर रही थीं। का आमना सामना लिंग जियाक्सिन। अवंतिका राठौर की कोई अन्य आवश्यकता नहीं थी, वह यहाँ केवल दानवी स्फटिकों के लिए आई थी, और वह भी बड़ी मात्रा में। बाजार में दानवी स्फटिक बेचने वाले ज्यादा लोग नहीं थे। कई लोगों ने बस अपने दानवी स्फटिक मर्सिनरी गिल्ड योद्धा संघ को सौंप दिए थे, क्योंकि औषधि निर्माताओं के अलावा कैंगलान अकादमी के छात्रों को दानवी स्फटिक विशेष रूप से उपयोगी नहीं लगते थे। अवंतिका राठौर बाजार में घूमती रही, लंबे समय तक खोजने के बाद भी उसे बिक्री के लिए कोई दानवी स्फटिक नहीं मिला। जब उसे कुछ मिले भी तो वे केवल कुछ निम्न श्रेणी के थे। अचानक अवंतिका राठौर की नज़र एक स्टॉल दुकान पर पड़ी। स्टॉल पर रंग बिरंगे दानवी स्फटिक बेतरतीब ढंग से प्रदर्शित किए गए थे, जबकि विक्रेता पीछे एक कुर्सी पर आलस्य से बैठा ऊँघ रहा था। दानवी स्फटिकों को देखते ही श्वेत सिंह की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने अपने दोनों हाथों से पागलों की तरह हवा में खरोंचना शुरू कर दिया, मानो वह दानवी स्फटिकों के ढेर पर बस लेट जाना चाहता हो। अवंतिका राठौर ने श्वेत सिंह के छोटे से सिर को सहलाया। वह उस छोटे जीव को बाजार में ही खाना शुरू नहीं करने दे सकती थी। मेरी बात सुनो, अवंतिका राठौर ने कहा। श्वेत सिंह, जो तुरंत वहां जाने के लिए मचल रहा था, उसकी बातें सुनकर चुपचाप और आज्ञाकारी रूप से अवंतिका राठौर की बाहों में दुबक गया, हालांकि उसकी बड़ी जलभरी आंखें अभी भी रंग बिरंगे दानवी स्फटिकों के ढेर को ललचाई नजरों से देख रही थीं। अवंतिका राठौर स्टॉल के सामने रुक गई। विक्रेता 40 के दशक का एक हट्टा कट्टा आदमी था, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे, जिससे एक लापरवाह और बेलगाम आभा झलक रही थी। दानवी स्फटिक के अलावा स्टॉल पर अन्य वस्तुएं भी थीं, लेकिन वे सभी अजीब आकार की थीं और ये बताना मुश्किल था कि वे क्या थीं। यह अब तक का सबसे अजीब स्टॉल था जो अवंतिका राठौर ने कभी देखा था। अन्य स्टॉल हथियार और इसी तरह की चीजें बेचते थे, लेकिन ये स्टॉल बहुत ही बेतरतीब था। चाचा, ये दानवी स्फटिक कितने के हैं? अवंतिका राठौर ने पूछा। विक्रेता, जो आराम कर रहा था, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, अवंतिका राठौर को आलस्य से देखा और कहा, बिक्री के लिए नहीं है। ये सुनकर अवंतिका राठौर भी दंग रह गई। यदि वह उन्हें बेचने नहीं वाला था, तो यह व्यक्ति इन चीजों को स्टॉल पर क्यों रख रहा था? ओह, तुम भी यहाँ हो, क्या इत्तेफाक है? इससे पहले कि अवंतिका राठौर पूछ पाती कि ये दानवी स्फटिक बिक्री के लिए क्यों नहीं है, उसके पीछे एक तीखी महिला की आवाज़ गूंज उठी। अवंतिका राठौर पलटी और यकीनन उसने लिंग जियाक्सिन को अपने पीछे खड़ा पाया। लिंग जियाक्सिन ने हल्के पीले रंग की शिफॉन की पोशाक पहनी थी और उसके बालों को सबसे फैशनेबल तरीके से संवारा गया था। उसका सुंदर चेहरा औसत से ऊपर माना जा सकता था, लेकिन उसकी आंखों में अहंकार और नीचता ने उसकी सुंदरता को कुछ हद तक कम कर दिया था। सच कहूं तो वह कल ही जान गई थी कि लिंग जियाक्सिन उसके प्रति शत्रुता रखती है, लेकिन वह कभी समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों है। उस जैसी मूर्ख और घमंडी महिला को उसके ध्यान की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। अवंतिका राठौर की आवाज़ उदासीन थी और उसकी साफ आंखों में अधीरता की एक झलक थी।
लिंग जियाक्सिन पहले तो चौंक गई, फिर अवाक होकर हंस पड़ी। उसे वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा था कि अवंतिका राठौर इतनी स्पष्टवादी होगी। अवंतिका राठौर, क्या तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूं? लिंग जियाक्सिन का चेहरा उग्र हो गया, उसकी थोड़ी उठी हुई ठुड्डी से आत्मसंतुष्टि और धमकी झलक रही थी। वह स्पष्ट रूप से अवंतिका राठौर को बताना चाहती थी कि वह कितनी शक्तिशाली है। हालांकि अवंतिका राठौर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अगर तुम कहना ही चाहती हो तो मैं बेमन से सुन सकती हूं। अवंतिका राठौर उदासीन रही, उसे लिंग जियाक्सिन का नाम बिल्कुल भी याद नहीं था। तुम ही हो जिसने युनयांग की बहन जिमान को मारा था। लिंग जियाक्सिन की आंखों में एक भयावह और क्रूर चमक दौड़ गई। वह जिमान को भी जानती थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिमान केवल घर जाने के बाद इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देगी। अगर लियू जिनकुन ने पूरे विश्वास के साथ आश्वासन नहीं दिया होता तो वह शायद ही इस पर विश्वास करती। अवंतिका राठौर की गहरी अथाह आंखों में समझ और उपहास का मिश्रण दिखाई दिया और वह आखिरकार समझ गई। पता चला कि लिंग जियाक्सिन भी दाई युनयांग के समूह का ही एक हिस्सा है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुझे देखकर इतनी गहरी शत्रुता दिखाई। वह पिछले आधे महीने से कैंगलान अकादमी में है, लेकिन दाई युनयांग ने खुद उससे कभी मुलाकात नहीं की है। हालांकि उसके चापलूसों की एक लंबी सूची है। वह दाई युनयांग सच में बहुत ढीठ है, कालू ने घृणा भरे भाव से कहा। अगर तुम इतने ही सक्षम हो तो खुद मामलों को अपने हाथ में क्यों नहीं लेते? तुम हमेशा इन बेकार लोगों को क्यों भेजते हो? शायद दाई युनयांग को बेसब्री से इंतजार करवाए जाने का यह एहसास पसंद है। गोरा ने अपनी गोल ठुड्डी सहलाते हुए विचार किया। कालू और गोरा की बातचीत सुनकर अवंतिका राठौर मुस्कुराए। तो ये दाई युनयांग का एक और कुत्ता है। अवंतिका राठौर की आंखें तेज थीं और उसकी आवाज़ व्यंग्यात्मक थी। अगर दाई युनयांग परेशानी खड़ी करना चाहता है तो उसे खुद आने दो। मेरे पास अरे गहरे से निपटने का समय नहीं है। अवंतिका राठौर काफ़ी स्पष्टवादी थी। दाई जिमान ने पहले भी उसके लिए परेशानी खड़ी की थी और अब दाई युनयांग फिर से उसके लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह और दाई परिवार वास्तव में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। हालांकि वह लियू जिनकुन जैसे लोगों को लगातार उसे उकसाने के लिए भेजे जाने से अपना धैर्य खो चुकी थी। कुत्ता! लिंग जियाक्सिन की आवाज़ और तीखी हो गई जब उसने अवंतिका राठौर को जहर भरी नज़रों से घूरा। इस महिला की उसे कुत्ता कहने की हिम्मत कैसे हुई? अवंतिका राठौर, मैं युनयांग की औरत हूँ। लिंग जियाक्सिन की तेज़ आवाज़ और उसके उन्मादी, लगभग पागलपन वाले व्यवहार ने बाजार में कई साधकों का ध्यान आकर्षित किया। हर कोई उत्सुकता से देखने लगा, मानो बाजार में फिर से कुछ रोमांचक होने वाला हो। लिंग जियाक्सिन पूरी तरह से आग बबूला थी। वह युनयांग के इर्द गिर्द घूमने वाले उन चापलूसों में से एक नहीं थी, वह युनयांग की औरत थी। इस पहचान के कारण अकादमी में लगभग किसी ने भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं की थी। यहाँ तक कि विशेष नामांकित छात्र भी उसे कुछ सम्मान देते थे। फिर भी यह अवंतिका राठौर इतनी घमंडी है। ओह! अवंतिका राठौर के होंठ हल्के से मुड़ गए, उसकी आंखों में आश्चर्य और संदेह दिखाई दिया। तुम दाई युनयांग की औरत हो? ऐसा कैसे है कि मैंने कभी नहीं सुना कि दाई युनयांग शादीशुदा है? ये सुनकर लिंग जियाक्सिन का घमंडी चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, जिससे उसकी शर्मिंदगी की एक झलक प्रकट हुई। यह उसके दिल की सबसे दुखती रग थी। हालांकि वह दाई युनयांग की औरत बनने को तैयार थी और अकादमी में हर कोई इस पहचान को जानता था, लेकिन दाई युनयांग उसे कभी अपने घर नहीं ले गया, इसलिए उनका रिश्ता कभी वैध नहीं हुआ। अकादमी में दाई युनयांग की स्थिति और प्रतिष्ठा को देखते हुए उसके मुंह पर एक शब्द भी कहने की हिम्मत कौन करेगा? यह अपमानजनक था कि अवंतिका राठौर ने इतने सारे लोगों के सामने यह बात उठाई। हम जल्द ही शादी करने वाले हैं, लिंग जियाक्सिन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज़ में अनकहा गुस्सा था। ओह, समझ गई। अवंतिका राठौर हल्के से हंसी। तो आपको अग्रिम बधाई। ये स्पष्ट रूप से एक बधाई टिप्पणी थी, लेकिन लिंग जियाक्सिन को यह अविश्वसनीय रूप से व्यंग्यात्मक लगा। वह अच्छी तरह जानती थी कि दाई युनयांग उसे कभी अपने घर नहीं लाया क्योंकि उसका उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी वह युनयांग की औरत बनने को तैयार थी। वहां मौजूद साधकों की भीड़ में कैंगलान अकादमी के कई छात्र भी शामिल थे और जब उन्होंने लिंग जियाक्सिन और अवंतिका राठौर को आपस में भिड़ते देखा तो उनके चेहरे दिलचस्पी से चमक उठे। अवंतिका राठौर और लिंग जियाक्सिन दोनों ही कैंगलान अकादमी में बहुत प्रसिद्ध हैं और यह अप्रत्याशित था कि ये दोनों आज आपस में टकराएंगी। क्या अवंतिका राठौर ने दाई जिमान को मारा? क्या ये सच है? उनके अनुसार अवंतिका राठौर ने दाखिला लेने से पहले ही दाई जिमान को मार दिया था। इससे ये स्पष्ट होता है कि दाई जिमान ने इस वर्ष दाखिला क्यों नहीं लिया। लेकिन दाई जिमान काफ़ी शक्तिशाली थी। अवंतिका राठौर, जो उस समय कैंगलान अकादमी की छात्रा भी नहीं थी, उसे कैसे मार सकती थी? हर कोई हैरान दिख रहा था। एक साधक के रूप में लोगों को मारना कोई अजीब बात नहीं थी।
जिस बात ने उन्हें हैरान किया वह ये थी कि अवंतिका राठौर उस समय अपनी ताकत से दाई जिमान को मारने में सक्षम थी। मैंने सुना है कि जब गुरु लू और गुरु फू ने अवंतिका राठौर को अकादमी में आमंत्रित किया था तो अवंतिका राठौर ने इनकार कर दिया था। एक व्यक्ति ने अंदर की कहानी का खुलासा किया जिसे विंध्य साम्राज्य में हर कोई जानता है, और अब कुछ छात्रों को भी इसके बारे में स्पष्ट रूप से पता चल गया है। हे भगवान, क्या ये सच है? यह आश्चर्यजनक है। हर कोई हैरान और आशंकित लग रहा था, उनकी आंखें संदेह से भरी थीं। कैंगलान अकादमी का आमंत्रण एक ऐसी चीज थी जिसका अनगिनत साधक सपना देखते थे, फिर भी अवंतिका राठौर ने इसे ठुकरा दिया। बेशक ये सच है, मैं तुमसे झूठ बोलने के लिए ये निराधार बातें क्यों बनाऊंगा? वह व्यक्ति शांत रहा। वास्तव में जब उसने पहली बार इस बारे में सुना था तो उसके भाव हर किसी से भी अधिक अतिरंजित हैरान थे। वाह, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अवंतिका राठौर इतनी शक्तिशाली होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह दाई जिमान को मारने में सक्षम थी। अवंतिका राठौर इतिहास की पहली साधक है जिसने कैंगलान अकादमी के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, जो स्वाभाविक रूप से उसकी विचारणीय ताकत को प्रदर्शित करता है। वे जानते हैं कि गुरु लू और गुरु फू ने अवंतिका राठौर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, और अस्वीकार किए जाने के बाद भी उनका निरंतर सकारात्मक रवैया दिखाता है कि वे उसे कितना महत्व देते थे। लिंग जियाक्सिन के गले में जैसे कुछ अटक गया था, जिसे वह न तो निगल पा रही थी और न ही उगल पा रही थी। अवंतिका राठौर के उदासीन लेकिन सूक्ष्म रूप से व्यंग्यात्मक शब्दों ने उसे अवाक कर दिया था। अगर तुम इस स्टॉल से कुछ भी खरीदना चाहती हो तो जब तक कि तुम ऐसी कोई चीज़ नहीं दे सकती जो स्टॉल के मालिक की दिलचस्पी जगाए, इसे भूल जाओ। लिंग जियाक्सिन की आंखें चमक उठीं। चूंकि वह अन्य मामलों में उससे बदला नहीं ले सकती थी, इसलिए वह इस मामले में उससे बदला लेगी। कैंगलान शहर के बाजार में ये स्टॉल स्थापित करना कुख्यात रूप से कठिन है, लेकिन स्टॉल के मालिक के पास स्पष्ट रूप से पैसे की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि वह इतने लंबे समय से इस तरह से अपना व्यवसाय चलाने में सक्षम है। आज तक बहुत कम साधकों ने इस स्टॉल पर सफलतापूर्वक वस्तुओं का व्यापार किया है। यही कारण है कि यह स्टॉल इतना अजीब है कि कैंगलान अकादमी के कई छात्र इस पर पूरा ध्यान देते हैं और यहाँ से वस्तुओं को प्राप्त करने में सक्षम होने पर गर्व भी महसूस करते हैं। साधक अक्सर कोशिश करने आते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा एक ही होता है, स्टॉल का मालिक बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता है। तुम्हारे कौशल के साथ ये स्पष्ट है कि तुम कोई विशेष चीज़ नहीं ला सकती। बस हार मान लो। लिंग जियाक्सिन के शब्द उकसावे से भरे थे। वह विपरीत मनोविज्ञान का उपयोग करके अवंतिका राठौर को डींगे हाँकने के लिए उकसाना चाहती थी और फिर उसे पूरी तरह से हराना चाहती थी। मैं हार मानती हूँ या नहीं, यह मेरा काम है। अगर तुम्हारे पास इतना ही खाली समय है तो तुम ये क्यों नहीं सोचती कि दाई युनयांग तुमसे जल्दी शादी कैसे करे? उसकी अवंतिका की गहरी चमकीली आंखें बुद्धिमत्ता से चमक उठीं। वह लिंग जियाक्सिन के निम्न स्तरीय उकसावे को कैसे नहीं समझ पाती। लिंग जियाक्सिन का चेहरा सख्त हो गया। यह अवंतिका राठौर वास्तव में सबसे संवेदनशील विषयों को सामने लाना जानती थी। ओह, तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई। अवंतिका राठौर ने अपनी बाहों को मोड़ा और लिंग जियाक्सिन को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुम मुझसे शर्त लगाना चाहती हो? किस तरह की शर्त? अगर मैं विफल होती हूँ तो मैं तुम्हें 100,000 स्वर्ण मुद्राएं और 50 दानवी स्फटिक दूंगी, और अगर मैं सफल हो जाती हूँ तो तुम मुझे उतना ही दोगी। क्या तुम में हिम्मत है? एक आलसी, थोड़े व्यंग्यात्मक स्वर के साथ अवंतिका राठौर को पूरा यकीन लग रहा था कि लिंग जियाक्सिन जुआ खेलने शर्त लगाने की हिम्मत नहीं करेगी। उसने अपनी कोमल ठुड्डी उठाई और लिंग जियाक्सिन को मजे लेते हुए देखा। अगर इस तरह का कोई मूर्ख हमारे पास आता है तो हमें भी उसका फायदा उठाना चाहिए। अवंतिका राठौर के पास लिंग जियाक्सिन के साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। चूंकि वह उसके लिए परेशानी खड़ी कर रही है तो उसे इसकी कीमत चुकानी चाहिए। ऐसी शर्त सुनकर लिंग जियाक्सिन दंग रह गई। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं और 50 दानवी स्फटिक, यह कोई छोटी रकम नहीं है। यहाँ तक कि उसके लिए भी यह एक बहुत बड़ी राशि है। शर्त के बारे में सुनकर हर कोई दंग रह गया। दोनों में से कोई एक भी ऐसी कीमत थी जिसे कई साधक वहन नहीं कर सकते थे, फिर भी अवंतिका राठौर ने दोनों पर शर्त लगा दी थी। अकेले यही बात लोगों को चौंकाने के लिए काफ़ी है। वे जानते थे कि स्टॉल का मालिक कितना सनकी था, उसे साधारण चीज़ों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। क्या अवंतिका राठौर सच में आश्वस्त है, या वह लिंग जियाक्सिन को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है? चाहे जो भी संभावना हो, उन्हें यकीन है कि अवंतिका राठौर एक धनी व्यक्ति है। लिंग जियाक्सिन वहां खड़ी रही, उसके सुंदर चेहरे पर शर्मिंदगी और झिझक दिखाई दे रही थी। वह वही थी जिसने ये सब शुरू किया था, और वह भी इतने सारे साधकों के सामने। अगर वह जवाब नहीं देती तो क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं होगा? लिंग जियाक्सिन ने अवंतिका राठौर के चेहरे को ध्यान से देखा और उससे कुछ सुराग हासिल करने की कोशिश की। हालांकि अवंतिका राठौर शांत और संयमित रही। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जिससे उसके आंतरिक विचारों को समझना असंभव था। ओह,
तुम्हारी हिम्मत, जवाब दे गई। अवंतिका राठौर ने लिंग जियाक्सिन को संबोधित करने के लिए उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे यह और भी व्यंग्यात्मक हो गया। भीड़ में कुछ दबी हुई हंसी गूंज उठी। साधकों के लिए लड़ते समय मुंह की खाना, चेहरे पर तमाचा खाना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन किसी को दूसरे के खिलाफ उसी चाल का इस्तेमाल करते हुए और तुरंत एक करारा तमाचा खाते हुए देखना काफ़ी दुर्लभ है। यह अवंतिका राठौर सच में कुछ अलग ही है। लिंग जियाक्सिन सच में बदकिस्मत है जो उसने उसके लिए परेशानी खड़ी की। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अवंतिका राठौर इतनी अनोखी होगी। मैंने सुना है कि कल उसने गंभीर रूप से घायल कुई हाओयान को भी ठीक कर दिया था। वह एक ऐसा जहर था जिसे उप प्रधानाचार्य भी नहीं संभाल सके थे। मैंने ये भी सुना है कि अवंतिका राठौर न केवल साधना में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है, बल्कि उसके पास अद्भुत चिकित्सा कौशल भी है। विशेष नामांकित छात्र हमेशा कैंगलान अकादमी के छात्रों के लिए ध्यान का केंद्र रहे हैं, और कुई हाओयान और बाई जुन्यू की गंभीर चोटों की खबर उनके लौटते ही पूरी अकादमी में फैल गई थी। विषण जहर निकालने की खबर तेजी से फैली और सभी को पता चल गया कि नहीं, खूबसूरत विशेष नामांकित छात्रा वास्तव में एक चमत्कारी वैद्य थी। अपने चारों ओर कठोर हंसी सुनकर लिंग जियाक्सिन की आंखों में गुस्से की एक झलक उमड़ पड़ी। बहुत संभव है कि अवंतिका राठौर बस उसे डराने की कोशिश कर रही थी। अगर वह वास्तव में सहमत हो गई तो अवंतिका राठौर वह होगी जो हक्की बक्की रह जाएगी। वह इतनी मूर्ख नहीं होगी कि अवंतिका राठौर से पूरी तरह बेवकूफ़ बन जाए। ये सोचकर लिंग जियाक्सिन ने उपहास करते हुए कहा, मैं शर्त लगाती हूँ 100,000 स्वर्ण मुद्राओं और 50 दानवी स्फटिकों के साथ, एक बार जब वे उसके हाथों में आ जाएंगे तो उसे बहुत अधिक साधना संसाधन प्राप्त होंगे। वाह! तमाशा देखने के लिए अधिक से अधिक साधक इकट्ठा होने लगे और यहाँ तक कि वे स्टॉल मालिक भी आ गए जो बाजार में अपना व्यापार नहीं कर रहे थे। यहाँ कुछ और रोमांचक होने वाला था। अवंतिका राठौर ने एक भौं उठाए, उसके होंठों पर एक आकर्षक मुस्कान खेल रही थी। शर्त पक्की। चिंता मत करो, हम गवाह हैं, भीड़ में से एक आदमी की तेज आवाज़ गूंजी। तुरंत बाद सभी ने अपनी छाती थपथपाए और कहा, बिल्कुल सही, हम गवाह हैं। अवंतिका राठौर फिर स्टॉल के मालिक के पास गई जो आराम कर रहा था। इतने सारे लोगों की चौकस नज़रों के बीच स्टॉल मालिक ने अपनी आंखें खोलीं और अवंतिका राठौर और लिंग जियाक्सिन को देखा। स्टॉल मालिक, आपकी दिलचस्पी किस में है? अवंतिका राठौर ने पूछा, ये जानने के लिए कि कम से कम स्टॉल मालिक की दिलचस्पी किस में थी ताकि यह तय किया जा सके कि बदले में क्या देना है। औषधीय वटियाँ, हथियार, चमड़े के कवच, उपकरण कुछ भी स्वीकार्य है, लेकिन मुझे केवल साधना से संबंधित चीज़ें ही चाहिए। उसकी गहरी चमकीली आंखों में एक चमक दौड़ गई। रुचि का क्षेत्र काफ़ी बड़ा था, जो संकेत दे रहा था कि स्टॉल मालिक के मानक असाधारण रूप से उच्च थे। लिंग जियाक्सिन चुप रही। वह केवल तिरस्कार के साथ अवंतिका राठौर को देख रही थी। वह देखना चाहती थी कि अवंतिका राठौर ऐसा क्या लेकर आ सकती है जो स्टॉल मालिक की दिलचस्पी जगाए। अवंतिका राठौर ने स्टॉल मालिक को ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक उसकी नज़र स्टॉल मालिक के हाथों की सूजी हुई नसों पर पड़ी, जो किसी दहाड़ते हुए ड्रैगन जैसी लग रही थी, भयानक और खूंखार। उसके होंठों के कोनों पर एक मोहक और आत्मविश्वासी मुस्कान तैर गई। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। अगले ही पल अवंतिका राठौर ने सीधे अपनी आधी अंगूठी से एक सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और उसे स्टॉल मालिक को सौंप दिया। मुझे विश्वास है कि आपको इसमें दिलचस्पी होगी। उसकी हल्की और सुखद आवाज़ से आत्मविश्वास और निश्चितता झलक रही थी। अगर वह सही थी तो इस स्टॉल मालिक के पास जिस चीज़ की कमी थी वह एक नाड़ी विस्तारक वटी, मेरिडियन एक्सपैंडिंग पिल थी। नाड़ी विस्तारक वटी द्वितीय श्रेणी का अमृत, जिसका उपयोग नाड़ियों को चौड़ा करने के लिए किया जाता है। नाड़ियाँ जितनी चौड़ी होती हैं, उनके भीतर उतनी ही अधिक मूल ऊर्जा प्रवाहित हो सकती है, जो साधक की ताकत को बहुत लाभ पहुँचाती है। हालांकि नाड़ियाँ स्वयं पर्याप्त रूप से चौड़ी नहीं होती हैं। साधन संपन्न साधक अपनी नाड़ियों का विस्तार करने के लिए नाड़ी विस्तारक वटी ले सकते हैं, जबकि जिनके पास साधन नहीं है वे केवल अपनी मूल ऊर्जा का उपयोग करके धीरे धीरे नाड़ियों का विस्तार करने का प्रयास कर सकते हैं। ये प्रक्रिया अत्यंत कठिन है और इसके लिए अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। यदि बहुत अधिक बल का उपयोग किया जाता है तो यह वैसा ही होगा जैसा स्टॉल मालिक की स्थिति अभी है। मुझे डर है कि स्टॉल मालिक अब कुछ समय से साधना करने में सक्षम नहीं है। हालांकि यह अजीब है कि स्टॉल मालिक, जिसके पास इतने सारे दानवी स्फटिक हैं, वह गरीब व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वह द्वितीय श्रेणी की नाड़ी विस्तारक वटी क्यों नहीं खरीदता? अवंतिका राठौर का आत्मविश्वास देखकर स्टॉल मालिक की गहरी और उदासीन आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। उसने सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतल ली, ढक्कन खोला और उसका चेहरा तुरंत स्तब्ध रह गया। स्टॉल मालिक की नज़र औषधीय वटी पर टिकी थी। इसकी अजीबोगरीब बनावट और इससे निकलने वाली औषधीय सुगंध ने उसे स्पष्ट रूप से बता दिया था कि यह एक नाड़ी विस्तारक वटी थी। वह कोई औषधि निर्माता नहीं था और औषधीय वटियों के बारे में कुछ नहीं जानता था।
वह जिस एकमात्र औषधीय वटी को जानता था वह नाड़ी विस्तारक वटी ही थी। उसने गलती से अपनी नाड़ियों को नुकसान पहुंचा लिया था और उनका इलाज करने के लिए एक औषधि निर्माता को खोजने के लिए उसने बहुत हाथ पैर मारे थे। उस औषधि निर्माता ने उसे बताया था कि केवल नाड़ी विस्तारक वटी ही उसकी चोटों को ठीक कर सकती है, लेकिन नाड़ी विस्तारक वटी का औषधि सूत्र खो चुका था। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इधर उधर खोजने के बाद उसने पाया कि उस औषधि निर्माता ने जो कहा था वह सच था। साधना जारी रखने में असमर्थ होने और साधना के रुक जाने के कारण उसने यह उम्मीद करते हुए एक स्टॉल लगा लिया कि एक दिन उसे नाड़ी विस्तारक वटी मिल जाएगी। इतने वर्षों के बाद वह लगभग निराश हो चुका था, लेकिन उसके सामने जो औषधीय वटी थी वह स्पष्ट रूप से एक नाड़ी विस्तारक वटी थी। लिंग जियाक्सिन और अन्य लोगों ने स्टॉल मालिक को संदेह से देखा। सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतल पकड़े हुए स्टॉल मालिक का हाथ कांप रहा था और वह पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। अवंतिका राठौर ने स्टॉल मालिक को ऐसा क्या दिया जिससे स्टॉल मालिक के चेहरे पर ऐसे भाव आ गए। लिंग जियाक्सिन ने त्योरियां चढ़ाईं, उस पर उसे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। अवंतिका राठौर के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। स्टॉल मालिक के भावों से वह पहले ही निश्चित हो चुकी थी कि उसका फैसला सही था। काफी देर बाद स्टॉल मालिक की नज़र आखिरकार अवंतिका राठौर पर पड़ी। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। क्या ये नाड़ी विस्तारक वटी है? उसने पूछा। उसकी लाल आंखों से दबी हुई भावनाएं और तनाव झलक रहा था। उसका चेहरा दृढ़ और संयमित था, लेकिन उसके कांपते हाथों ने उसके डर को उजागर कर दिया। उसे डर था कि अवंतिका राठौर एक बार फिर उसकी उम्मीदों को तोड़ देगी। जब लिंग जियाक्सिन ने नाड़ी विस्तारक वटी शब्द सुने तो वह जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक पाए। हा, स्टॉल मालिक, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नाड़ी विस्तारक वटी का औषधि सूत्र बहुत पहले ही खो चुका है। इस दुनिया में नाड़ी विस्तारक वटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। भले ही वह कोई औषधि निर्माता नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि नाड़ी विस्तारक वटी का औषधि सूत्र इतिहास के पन्नों में गायब हो चुका था। यह हास्यास्पद था कि स्टॉल का मालिक ऐसे निराधार आरोप लगाएगा। चुप रहो, एक दहाड़ के साथ खून जैसी लाल आंखों वाला स्टॉल का मालिक एक क्रोधित तेंदुए की तरह था जिसने लिंग जियाक्सिन को बोलने का कोई मौका नहीं दिया। लिंग जियाक्सिन स्टॉल मालिक की दहाड़ से चौंक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि स्टॉल मालिक इतना हिंसक व्यवहार क्यों कर रहा था। हालांकि स्टॉल मालिक ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपनी नज़र वापस अवंतिका राठौर पर केंद्रित कर ली। वह अंतिम उत्तर जानना चाहता था। ठीक है, वह स्पष्ट और मधुर आवाज़ स्टॉल मालिक के कानों में स्वर्गीय संगीत की तरह गूंजी, जिसने उसे अकल्पनीय खुशी में डुबो दिया। स्टॉल मालिक ने अवंतिका राठौर को देखा और फिर सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतल में रखी पूरी तरह से गोल औषधीय वटी को देखा। उसका उत्साह शब्दों से परे था। 10 साल, पूरे 10 साल। उसने पूरे 10 साल से साधना नहीं की थी। वह बस इसी असंभव सी संभावना की तलाश में था। हालांकि 10 साल बाद उसे वास्तव में वह मिल गया जिसका वह इंतजार कर रहा था। स्टॉल मालिक ने अवंतिका राठौर की बांह पकड़ ली। क्या तुम सच कह रही हो? क्या ये वास्तव में एक नाड़ी विस्तारक वटी है? उसकी अवंतिका की गहरी आंखों में एक पल के लिए संदेह की झलक दिखाई दी, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। 1000 साल पहले नाड़ी विस्तारक वटी कोई दुर्लभ औषधीय वटी नहीं थी, ये प्राण पोषक वटी जितनी ही आम थी। स्टॉल मालिक की प्रतिक्रिया से उसने एक तथ्य का निष्कर्ष निकाला, नाड़ी विस्तारक वटी बनाने की तकनीक शायद यहाँ विलुप्त हो चुकी थी, अन्यथा स्टॉल मालिक को इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं होती। उसके दाहिने हाथ की हड्डियों में एक तेज दर्द उठा, लेकिन अवंतिका राठौर स्टॉल मालिक के उत्साह को समझ सकती थी। तभी उसके हाथ पर पड़ रहा दबाव अचानक गायब हो गया और उसके बगल में एक आकृति प्रकट हुई जिसने सीधे स्टॉल मालिक के हाथ को झटक दिया। उसकी आंखें थोड़ी फड़की और अवंतिका राठौर ने आश्चर्य से अपने बगल में खड़ी काली आकृति को देखा। गोंग शाओकिंग। गोंग शाओकिंग अभी भी एक काले लबादे में कपड़े पहने हुए था। उसका सुंदर और लंबा शरीर एक देवदार के पेड़ की तरह सीधा और गर्वित था। उसका ठंडा चेहरा उस बर्फ की तरह था जो 1000 सालों में कभी नहीं पिघली थी, लेकिन उसकी गहरी काली आंखों में अप्रसन्नता की एक चमक थी। अवंतिका राठौर थोड़ी हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि गोंग शाओकिंग यहाँ होगा, और ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगा। जब सभी ने गोंग शाओकिंग को प्रकट होते देखा तो वे सभी प्रशंसा से आहें भरने लगे। कैंगलान अकादमी का नंबर 1 छात्र, उसकी ताकत और प्रतिभा कोई मजाक नहीं है। लिंग जियाक्सिन ने अवंतिका राठौर को ध्यान से देखा। कैंगलान अकादमी में गोंग शाओकिंग कुख्यात रूप से किसी के करीब नहीं जाता था, फिर भी वह अब अवंतिका राठौर की मदद करने के लिए खड़ा था। सभी जानते थे कि गोंग शाओकिंग का नाम शीतलता और क्रूरता का पर्याय है। यदि कोई गोंग शाओकिंग का दोस्त नहीं है तो उसके सामने किसी के मरने पर भी वह अपनी पलकें नहीं झपकाएगा। अवंतिका राठौर को कैंगलान अकादमी में आए अभी केवल आधा महीना ही हुआ था, फिर भी गोंग शाओकिंग ने उसे पहले ही स्वीकार कर लिया था। 'तुम यहाँ कैसे आ गए?' अवंतिका राठौर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। 'मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ? मैं यहाँ से 10 साल पहले आया हूँ। 'तुम यहाँ कैसे आ गए?' 'मैं यहाँ से 10 साल पहले आया हूँ। 'तुम यहाँ कैसे आ गए?' 'मैं यहाँ से 10 साल पहले आया हूँ। 'तुम यहाँ कैसे आ गए?' 'मैं यहाँ से 10 साल पहले आया हूँ। 'तुम यहाँ कैसे आ गए?' 'मैं यहाँ से 10 साल पहले आया हूँ। 'तुम यहाँ कैसे आ गए?' 'मैं यहाँ से 10 साल पहले आया हूँ। 'तुम यहाँ कैसे आ गए?' 'मैं यहाँ से 10 साल पहले आया हूँ। 'तुम यहाँ कैसे आ गए?' 'मैं यहाँ से 10 साल पहले आया हूँ। 'तुम यहाँ कैसे आ गए?' 'मैं यहाँ से 10 साल पहले आया हूँ। 'तुम यहाँ कैसे आ गए?' 'मैं यहाँ से 10 साल पहले आया हूँ। 'तुम यहाँ कैसे आ गए?' 'मैं यहाँ से 10 साल पहले आया हूँ। 'तुम यहाँ कै
आमतौर पर उसे इस आदमी का बर्फीला चेहरा काफ़ी अप्रिय लगता था, लेकिन आज वह वास्तव में उसे काफ़ी सुखद लगा। बस यहाँ से गुजर रहा था। उसकी उदासीन आवाज़ अपरिवर्तित रही, लेकिन गोंग शाओकिंग के व्यक्तित्व को देखते हुए ये पहले से ही काफ़ी अच्छी बात थी कि उसने स्पष्टीकरण दिया। अवंतिका राठौर ने फिर अपनी नज़र स्टॉल मालिक की ओर घुमाई और कहा, ये वास्तव में एक नाड़ी विस्तारक वटी है। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप इसकी जांच करवा सकते हैं। स्टॉल मालिक ने अवंतिका राठौर को गहराई से देखा और कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। इन वर्षों में उसने कई प्राचीन पुस्तकें पढ़ी थीं और उनमें वर्णित नाड़ी विस्तारक वटी बिल्कुल इसी तरह दिखती थी। इसके अलावा कैंगलान अकादमी के एक छात्र के रूप में अवंतिका राठौर के पास उससे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। अगर उसने झूठ बोला भी तो वह उसे कैंगलान अकादमी में ढूंढ सकता था। उसके सुंदर और परिष्कृत चेहरे पर एक खूबसूरत और परिपूर्ण मुस्कान छा गई। तो क्या ये सौदा मंजूर है? हाँ हाँ हाँ, स्टॉल मालिक ने बार बार सिर हिलाया। इस स्टॉल पर मौजूद हर चीज़ तुम्हारी है। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई अचरज से मुँह बाए रह गया। ऐसा नहीं हो सकता। इस स्टॉल के वे सभी दानवी स्फटिक और अन्य वस्तुएं अवंतिका राठौर को ऐसे ही कैसे दी जा सकती हैं? अवंतिका राठौर खुलकर मुस्कुराई। स्टॉल मालिक के इस कदम ने उसे ज़्यादा हैरान नहीं किया। आखिरकार स्टॉल मालिक के लिए साधना से बढ़कर कुछ नहीं था। उसके दिमाग में नाड़ी विस्तारक वटी का मूल्य किसी भी अन्य चीज़ से कहीं अधिक था। लिंग जियाक्सिन पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। क्या अवंतिका राठौर उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी? नाड़ी विस्तारक वटी, यह न जाने कितने वर्षों से विलुप्त हो चुकी है। अवंतिका राठौर के पास नाड़ी विस्तारक वटी कैसे हो सकती है? यदि तुम झूठ बोलने ही वाली हो तो कम से कम कोई अधिक विश्वसनीय कारण तो लेकर आओ। लेकिन स्टॉल मालिक ने इस पर विश्वास कर लिया। स्टॉल मालिक, ये नाड़ी विस्तारक वटी पक्का नकली होगी, इसके झांसे में मत आना, लिंग जियाक्सिन ने जल्दबाजी में कहा। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? स्टॉल मालिक के साथ धोखा हुआ, ठीक है, लेकिन उसकी 100,000 स्वर्ण मुद्राओं और 50 दानवी स्फटिकों का क्या? स्टॉल मालिक ने लिंग जियाक्सिन को घृणा की दृष्टि से देखा। ये लोग दूसरों को अच्छा करते हुए क्यों नहीं देख सकते? मैं बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हूँ, इससे तुम्हें क्या? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, स्टॉल मालिक ने लिंग जियाक्सिन को तिरस्कारपूर्ण नज़र से देखा, सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतल उठाई और बाजार से चला गया। उसे जल्दी से इस नाड़ी विस्तारक वटी के प्रभावों को आजमाना था। ये सब इतनी नाटकीयता से हुआ कि कुछ लोग संभल ही नहीं पाए। कुछ साधकों को तो यहाँ तक लगा कि कहीं स्टॉल मालिक वास्तव में अवंतिका राठौर द्वारा काम पर रखा गया कोई बहरूपिया तो नहीं है। नाड़ी विस्तारक वटी बनाने का तरीका औषधि सूत्र कई वर्षों से खो गया है। अवंतिका राठौर के पास ये कैसे हो सकता है? ये बेतुका है। तुम गलत हो। कापित्सुई विद्या भी कई वर्षों से खो गई है, लेकिन अवंतिका राठौर अभी भी इसे जानती है। ये सुनकर हर कोई दंग रह गया। अवंतिका राठौर की ओर उनकी नज़रें सदमे से भरी थीं। ये खोए हुए खजाने अवंतिका राठौर के हाथों में कैसे आ सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि अवंतिका राठौर किसी शक्तिशाली महान कुल की साधक है? लिंग जियाक्सिन का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। किसी भी नजरिए से यह एक ऐसा जुआ था जिसे उसे जीतना चाहिए था, लेकिन वह हार गई। वह 100,000 स्वर्ण मुद्राएं और 50 दानवी स्फटिक कहाँ से लाएगी? अवंतिका राठौर ने लापरवाही से लिंग जियाक्सिन की ओर देखा। 3 दिनों में शर्त की रकम सौंपना याद रखना। यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं तो तुम्हें अपने वादे से मुकरना नहीं चाहिए, है ना? ये प्रतीत होने वाले साधारण शब्द लिंग जियाक्सिन के दिल पर भारी पड़े। वह अपने कर्ज से मुकरना चाहती थी, लेकिन इतने सारे लोगों की मौजूदगी में अगर वह ऐसा करती तो कैंगलान अकादमी में कैसे टिक पाती? मेरे यहाँ रहते हुए वह अपने कर्ज से मुकरने की हिम्मत नहीं करेगी। गोंग शाओकिंग के ठंडे और उदासीन शब्द अचानक गूंज उठे, मानो किसी फैसले का परिणाम तय कर रहे हों। लिंग जियाक्सिन का चेहरा और भी पीला पड़ गया। लानत है, उसे कैसे नहीं पता था। गोंग शाओकिंग को वास्तव में लोगों की मदद करने में मज़ा आता है। हर किसी की आंखों में दिलचस्पी थी। इतनी बड़ी रकम, लिंग जियाक्सिन सच में बदकिस्मत थी। अवंतिका राठौर ने स्टॉल से सब कुछ व्यवस्थित रूप से इकट्ठा किया और अपनी जादुई थैली में रख लिया। इतने सारे दानवी स्फटिकों के साथ श्वेत सिंह के पास कुछ दिनों तक खाने के लिए पर्याप्त होगा। सच कहूं तो एक द्वितीय श्रेणी की औषधीय वटी के बदले में इतने सारे दानवी स्फटिक प्राप्त करना वास्तव में एक बहुत अच्छा सौदा है। सूरज की रोशनी अवंतिका राठौर और गोंग शाओकिंग पर पड़ी, जिससे लंबी परछाइयां बनी जो असाधारण रूप से सामंजस्यपूर्ण लग रही थीं। क्या वह नाड़ी विस्तारक वटी असली है? गोंग शाओकिंग के उदासीन चेहरे ने किसी भी विचार को प्रकट नहीं किया। वह वास्तव में हैरान था, क्योंकि अतीत में नाड़ी विस्तारक वटी एक ऐसी औषधीय वटी थी जिसकी कई साधकों को आवश्यकता होती थी। ये 200 साल पहले पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। लियू किन्यू जब भी इस बारे में बात करती थी तो हमेशा भावना से आह भरती थी।
आज जब उसने अवंतिका राठौर को नाड़ी विस्तारक वटी निकालते देखा तो वह सच में हैरान था। अवंतिका राठौर के होंठ थोड़े मुड़े, उसकी साफ सुंदर आंखों में चिढ़ाने और मजे की एक झलक दिखाई दी जब उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? अध्याय 296। धन्यवाद जान युनफेंग। गोंग शाओकिंग की गहरी काली आंखों ने अवंतिका राठौर को घूरा, जिसमें एक अस्पष्ट सी चमक थी, फिर भी वह चुप रहा। निश्चित रूप से इस आदमी की सबसे बड़ी प्रतिभा कोल्ड ब्लडड, ठंडे स्वभाव का नाटक करना है। अवंतिका राठौर ने लाचारी में अपने कंधे उचकाए। मैं तुम्हें बताती हूँ, ये सच है। गोंग शाओकिंग की नज़रें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके दिल में सदमे की एक हल्की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इसका कोई संकेत नहीं दिया और अकादमी की ओर बढ़ गया। अवंतिका राठौर वास्तव में असाधारण है। ये तथ्य कि कपित सुई विद्या और खो चुकी नाड़ी विस्तारक वटी दोनों उसके हाथों में थीं, ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि उसकी पृष्ठभूमि असाधारण है। आखिर वह कौन है? अपने जीवन में पहली बार गोंग शाओकिंग ने जिज्ञासा का अनुभव किया। जब प्रशिक्षुओं ने अवंतिका राठौर और गोंग शाओकिंग को साथ चलते देखा तो उनके युवा चेहरों पर आश्चर्य दिखाई दिया। पहले लियू किन्यू के अलावा कोई भी महिला कभी गोंग शाओकिंग के साथ नहीं दिखी थी। अप्रत्याशित रूप से अवंतिका राठौर भी उसके साथ थी। हर किसी के भाव बदल गए। हालांकि अवंतिका राठौर अकादमी में केवल थोड़े समय के लिए ही थी, लेकिन उसने उन्हें पहले ही जबरदस्त झटका दे दिया था। भीड़ की आश्चर्यचकित नज़रों को महसूस करते हुए अवंतिका राठौर ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। क्या बाजार की खबरें इतनी तेजी से वापस पहुंच गईं? जब अवंतिका राठौर अपने शयनागार हॉस्टल में लौटी तो उसने जान युनफेंग को बाहर इंतजार करते हुए पाया। उसकी स्पष्ट और उज्ज्वल आंखों में समझ की एक झलक थी और वह तुरंत जान युनफेंग के आने का उद्देश्य समझ गई। अवंतिका राठौर, जान युनफेंग ने धीरे से कहा। जी, हाओयान को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं कल के अपने कठोर व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हूँ और आशा करती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। जान युनफेंग का चेहरा माफ़ी और कृतज्ञता से भरा था। उसने ईमानदारी से अपनी बात कही और कल अवंतिका राठौर के साथ किए गए अपने व्यवहार को याद करके उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। परिस्थितियों के बावजूद अवंतिका राठौर ने कुई हाओयान को बचाया, जिसके लिए वह बेहद आभारी थी। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ, इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अवंतिका राठौर की मुस्कान सहनशीलता और समझ से भरी थी। एक वैद्य के रूप में उसने कई मरीजों के परिवारों को देखा था, लेकिन वह कभी भी आम लोगों के व्यवहार को गंभीरता से नहीं लेती। कुई हाओयान और उसके बीच कोई बहुत गहरा लगाव नहीं था, मुख्य कारण डोनफेंग यू था। जान युनफेंग गहराई से प्रभावित हुई। अवंतिका राठौर कितनी उदार थी, उसकी तुलना में वह बहुत संकीर्ण विचारधारा वाली थी। अवंतिका, धन्यवाद। यदि भविष्य में तुम्हें मेरी या हाओयान की कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बस हमें बता देना और हम निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जान युनफेंग की आंखों में एक दृढ़ चमक थी। उसका मानना था कि उसे उपकार का बदला 10 गुना चुकाना चाहिए और अब से अवंतिका राठौर के काम उसके अपने काम होंगे। अवंतिका राठौर धीरे से मुस्कुराई। वरिष्ठ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस वरिष्ठ कुई का अच्छी तरह ख्याल रखो। जान युनफेंग ने सिर हिलाया और गहराई से झुककर अभिवादन किया। इस बार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमरे के अंदर अवंतिका राठौर ने दानवी स्फटिक को बिस्तर पर रखा और श्वेत सिंह खुशी से बिस्तर पर कूद गया, अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ दानवी स्फटिक के ऊपर लेट गया। अपने 2 पंजों से उसने एक दानवी स्फटिक पकड़ा और उसे चबाने लगा। उसका पूरा छोटा सा चेहरा खुशी से दमक रहा था। अवंतिका राठौर ने श्वेत सिंह के छोटे से सिर को थपथपाया। दानवी स्फटिक बहुत कठोर होते हैं, इस छोटे जीव के दांत वास्तव में बहुत मजबूत हैं। ये जान युनफेंग ठीक ही लग रही है, कल की तरह परेशान करने वाली नहीं, गोरा ने अपने फर को संवारते हुए कहा। हम कम से कम वे उपकार का बदला चुकाना तो जानते हैं, कालू ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। उसकी स्वामिनी का हस्तक्षेप पहले ही एक बहुत बड़ा उपकार था, फिर भी वे शिकायत करने की हिम्मत करते थे। अवंतिका राठौर ने हर हाथ में एक रोएंदार जीव उठाया और कहा, मेरा बचाव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कैंगलान अकादमी में नहीं हूँ और लोगों का दिल जीतने तथा दयालु होने में कोई नुकसान नहीं है। कुई हाओयान और जान युनफेंग की स्थिति को देखते हुए उनका एक दूसरे का एहसानमंद होना कोई बुरा सौदा नहीं होगा। हाँ, मुझे पता था कि स्वामिनी घाटे का सौदा नहीं करेगी, कालू ने आत्मसंतुष्टि से अपनी भौहें उठाईं। जैसे ही गोंग शाओकिंग अंदर लौटा, डोंगफेंग यू ने दरवाज़ा खटखटाया। गोंग शाओकिंग, मुझे आज विंध्य साम्राज्य की राजधानी के एक साधक से अवंतिका राठौर के बारे में कुछ पता चला है। यह अविश्वसनीय है, क्या तुम इसके बारे में सुनना चाहोगे? डोंगफेंग यू ने अपनी आड़ू के फूल जैसी आंखें झपकाईं और गोंग शाओकिंग की ओर आधी मुस्कान के साथ देखा। गोंग शाओकिंग ने आलस्य से डोंगफेंग यू की ओर देखा। जो कहना चाहते हो कहो। डोंगफेंग यू की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई।
गोंग शाओकिंग के व्यक्तित्व को देखते हुए इस तथ्य का कि उसने पूरी तरह से इनकार नहीं किया था मतलब था कि वह जानना चाहता था। हम सभी को लगता था कि अवंतिका राठौर एक सेनापति की बेटी है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि सेनापति निवास में उसे प्रताड़ित किया जाता था और वह पूरे शहर में एक कुख्यात कलंक अयोग्य थी। इस साल तक अवंतिका राठौर अचानक से प्रमुखता में नहीं आई थी और न ही चमकी थी। उसने न केवल शाही आर्केड प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया, बल्कि वह राजधानी में एक प्रसिद्ध चमत्कारी वैद्य भी बन गई। ये सब जानने के बाद डोंगफेंग यू को गहरा सदमा लगा था। वह आखिरकार समझ गया कि जब उसने कहा था कि वह एक लाड़ प्यार में पली बड़ी लड़की है, तो अवंतिका राठौर ने वैसी प्रतिक्रिया क्यों दी थी। बचपन में प्रताड़ित किए जाने और उपहास उड़ाए जाने के बाद कोई विलासिता का जीवन जीने की बात कैसे कर सकता है। ये तो एक साधारण व्यक्ति के जीवन से भी बदतर था। गोंग शाओकिंग की आंखों में भी आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। अवंतिका राठौर के वर्तमान प्रदर्शन को देखते हुए वे यह नहीं बता सकते थे कि उसने ऐसे अतीत का अनुभव किया है। तो अवंतिका राठौर में ये सभी बदलाव इसी साल हुए हैं। डोंगफेंग यू ने हल्का सा सिर हिलाया, बिल्कुल सही, चाहे वह दिव्य चिकित्सालय खोलना हो या अपनी ताकत का प्रदर्शन करना हो, ये सब इसी साल हुआ है। मेरी राय में अवंतिका राठौर कई वर्षों से खुद को रोके हुए होगी और इस साल आकर उसने अपनी ताकत का विस्फोट किया है। क्या अविश्वसनीय धैर्य है। उसका सौम्य और सुंदर चेहरा सदमे और भावना से भरा था। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो वे ऐसे माहौल से टूट चुके होते। उसे एक दिन के लिए अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करने की बात तो छोड़ ही दो जब वे इसे उजागर कर सकें। एक दशक से अधिक समय तक अपमान सहने और अपना जीवन छिपाने के बाद उसने हर किसी के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ा है। इस तरह की मानसिक दृढ़ता वास्तव में खौफनाक है। उसे हमेशा गोंग शाओकिंग का शांत और साधक जैसा स्वभाव खौफनाक लगता था, लेकिन अवंतिका राठौर के अनुभवों के बारे में जानने के बाद उसे एहसास हुआ कि अवंतिका राठौर सबसे अधिक दुर्जय फॉर्मिडेबल थी। विपरीत परिस्थितियां लोगों को विकसित करती हैं, लेकिन अवंतिका राठौर लगभग हताश कर देने वाली स्थिति में थी। अगर ऐसा है तो अवंतिका राठौर सच में खौफनाक है। गोंग शाओकिंग ने भयानक शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किए बिना कोई भी ऐसी स्थिति में संघर्ष करने के दर्द को वास्तव में नहीं समझ सकता। ये संभव है कि पिछले कुछ वर्षों में अवंतिका राठौर का विकास सेनापति निवास जैसे लोगों के प्रति उसकी नफरत से प्रेरित रहा हो। हालांकि वे अब अवंतिका राठौर से इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते हैं, जो दर्शाता है कि अवंतिका राठौर के विचार कितने गहरे हैं। भयानक। डोंगफेंग यू ने अपनी लंबी बाहें उठाईं, उसकी गुलाबी आड़ू के फूल जैसी आंखें एक मनमोहक रोशनी से चमक रही थीं। मुझे ऐसा नहीं लगता। एक साधक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दृढ़ता और धैर्य है। गोंग शाओकिंग ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया था कि ऐसे गुणों के साथ अवंतिका राठौर का भविष्य उज्ज्वल और सुनिश्चित है। साधना करना एक बात है, लेकिन चिकित्सा कौशल अवंतिका राठौर अकेले इसे प्रबंधित नहीं कर सकती थी। गोंग शाओकिंग की आवाज़ गहरी हो गई। उसके पास निश्चित रूप से एक शक्तिशाली गुरु होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद इसी गुरु ने अवंतिका राठौर को ठीक किया होगा। डोंगफेंग यू की तारों जैसी आंखें चमक उठीं, और यह सब जानने के बाद उसे अवंतिका राठौर के लिए दया की एक लहर महसूस हुई। एक ऐसी जिद्दी महिला जो गर्व और अहंकार से भरी थी, उसके प्रति उसे दया महसूस हुई। हे अवंतिका राठौर का नाम फिर से मत लेना। तुम एक मूर्ख महिला हो, अन्यथा मैं तुम्हें बख्श देता। डोंगफेंग यू ने गोंग शाओकिंग के सीने पर मुक्का मारा, अपने हाथ अपने सिर के पीछे रखे और फुर्सत से अपने कमरे की ओर लौट गया। गोंग शाओकिंग के चेहरे के भाव एक पल के लिए बदल गए। डोंगफेंग यू कुछ अलग लग रहा था। लौह कवच गैंडे के लिए मर्सिनरी योद्धा मिशन पूरा करने के बाद अवंतिका राठौर ने 100 अंक अर्जित किए थे। अकादमी के व्यस्त होने और फिलहाल मिशन जारी रखने में असमर्थ होने के कारण उसने साधना मीनार कल्टिवेशन टावर की ओर जाने का फैसला किया। कैंगलान अकादमी के साधकों के लिए सबसे आकर्षक साधना मीनार होने के नाते इसके प्रसिद्ध होने के कुछ कारण जरूर होंगे। उसे नहीं पता था कि 100 अंक बहुत होते हैं या कम, लेकिन उसने वैसे भी जाकर देखने का फैसला किया। साधना मीनार कैंगलान अकादमी की सबसे ऊंची इमारत पूरी 21 मंजिला ऊंची है। कैंगलान अकादमी के बाहर से भी साधना मीनार आसानी से दिखाई देती है। साधना मीनार पूरी तरह से काली है, जो सादगीपूर्ण और गहन प्रोफाउंड है। इसकी विशेष सामग्री, जो कांच की तरह थोड़ी पारभासी ट्रांसपेरेंट है, सूरज की रोशनी में भी किसी प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करती है, और यह एक शक्तिशाली चुंबक की तरह है जो सब कुछ पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है। केवल इसके स्वरूप को देखकर ही आप बता सकते हैं कि यह असाधारण है। जिस क्षण अवंतिका राठौर ने साधना मीनार में कदम रखा, उसने स्पष्ट रूप से एक सूक्ष्म आभामंडल और को खुद को स्कैन करते हुए महसूस किया, शायद ये निर्धारित करने के लिए कि आगंतुक कैंगलान अकादमी का छात्र है या नहीं। पहली मंजिल पर खड़े होकर अवंतिका राठौर ने असामान्य रूप से शक्तिशाली मूल ऊर्जा महसूस की, जो उसके शरीर में समा रही थी।
उसकी गहरी चमकीली आंखों में उत्साह की झलक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि कैंगलान अकादमी के साधक अन्य साधकों की तुलना में बहुत तेज साधना करते हैं। इस तरह की जगह पर साधना करें तो साधना की गति पहले से कहीं अधिक तेज होगी। एक नज़र डालने के बाद अवंतिका राठौर ने देखा कि इस मंजिल पर 8 कमरे थे और यह जगह बहुत विशाल थी, जिसमें प्रत्येक शिलाकक्ष काफी बड़ा था। इस क्षण अवंतिका राठौर ने प्रवेश द्वार के पास लटकी हुई एक पट्टिका देखी, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि प्रतिदिन साधना के लिए प्रत्येक मंजिल पर कितने अंक आवश्यक हैं। पहली मंजिल का शुल्क 100 अंक प्रतिदिन है। दूसरी मंजिल का शुल्क 95 अंक प्रतिदिन है। तीसरी मंजिल का शुल्क 90 अंक प्रतिदिन है। मंजिल जितनी ऊंची होगी उतने ही कम अंकों की आवश्यकता होगी, क्योंकि सारी मूल ऊर्जा जमीन के नीचे केंद्रित होती है। इसलिए मंजिल जितनी नीची होगी, साधना का प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। अवंतिका राठौर के पास 100 अंक हैं, लेकिन पहली मंजिल पर वह सक्रिय होने के लिए केवल 1 दिन खर्च कर सकती है। जबकि साधना मीनार प्रभावी है, इसके लिए बड़ी संख्या में अंकों की आवश्यकता होती है। बस सोचिए कि इस मंजिल पर कुछ और दिनों तक साधना करने के लिए मुझे कितने कार्यों को पूरा करना होगा। अवंतिका राठौर आश्चर्य से चकित रह गई। यह मिशन गोंग शाओकिंग और अन्य लोगों के साथ पूरा किया जाना था। मिशन की श्रेणी रैंक भी कम नहीं थी, उन चारों को औसतन केवल 100 अंक ही मिले थे। कैंगलान अकादमी के अन्य छात्र शायद और भी कम अंक अर्जित करते होंगे, इसलिए सभी को उनका उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। पता चला कि कैंगलान अकादमी के छात्रों के लिए अंक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हैं। स्वामिनी, ये जगह बिल्कुल अद्भुत है, कालू और गोरा ने उत्साह से कहा। इतनी प्रचुर और समृद्ध मूल ऊर्जा उनकी साधना में भी मदद करती है। चलो पहले ऊपर चलते हैं और साधना करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढते हैं। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। जबकि अन्य लोग केवल अकेले साधना कर सकते थे, वह कालू, गोरा और श्वेत सिंह के साथ साधना कर सकती थी। उन सबको देखते हुए अंक पूरी तरह से पैसे के लायक थे। आप जितना ऊपर जाएंगे, मूल ऊर्जा उतनी ही पतली होती जाएगी, लेकिन यह अभी भी सामान्य साधना की तुलना में बहुत अधिक प्रचुर है। हालांकि इसमें बहुत सारे अंक खर्च होते थे। अवंतिका राठौर ने पाया कि लगभग हर कमरा भरा हुआ था और कई साधक अन्य साधकों के शिलाकक्ष से बाहर आने के लिए विभिन्न मंजिलों पर इंतजार कर रहे थे। शिलाकक्ष के बाहर लगा बोर्ड ये दर्शाता था कि साधक की साधना की अवधि और कितनी बाकी है, जिससे लोगों के लिए साधना का स्थान ढूंढना आसान हो जाता था। अवंतिका राठौर 11वीं मंजिल पर पहुंची, जहां उसके अंक 2 दिनों के लिए जमा किए जा सकते थे। यदि वह और ऊपर भी जाती तो 15वीं मंजिल या उससे ऊपर तक पहुंचे बिना उसके पास केवल 2 दिनों तक आराम करने के लिए पर्याप्त अंक ही होते। 11वीं मंजिल पर भी 8 शिलाकक्ष थे, लेकिन पहली मंजिल की तुलना में जगह थोड़ी छोटी थी। अवंतिका राठौर ने देखा कि प्रत्येक मंजिल पर 8 शिलाकक्ष हैं, लेकिन जगह धीरे धीरे संकरी होती जाती है। 11वीं मंजिल का प्रत्येक शिलाकक्ष लगभग 3 लोगों को समायोजित कर सकता था। मेरा मानना है कि 21वीं मंजिल तक पहुंचने पर शिलाकक्ष केवल एक व्यक्ति को ही समायोजित कर पाएगा, जो थोड़ा तंग होगा। अवंतिका राठौर ने देखा कि एक शिलाकक्ष 1 घंटे में खाली होने वाला था, इसलिए वह बस बाहर इंतजार करने लगी। जमीन पर बैठकर अवंतिका राठौर ने भी साधना मोड में प्रवेश किया। इस खुली जगह में साधना करना भी बहुत मददगार होता है। हालांकि साधना मीनार स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि इंतजार करते समय आप केवल खुली जगह में बैठ सकते हैं और आराम कर सकते हैं, अन्यथा आपके अंक काट लिए जाएंगे। इस तरह के दंड के कारण सभी छात्र नियमों का पालन करते थे। आखिरकार कैंगलान अकादमी के अधिकार को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। 1 घंटा पलक झपकते ही बीत गया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ सुनाई दी और अवंतिका राठौर की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। आखिरकार उसकी बारी आ गई थी। हरे रंग के लबादे में एक आदमी शिलाकक्ष से बाहर निकला। अवंतिका राठौर का चेहरा देखकर वह पल भर के लिए हैरान रह गया, इससे पहले कि वह बाहर आने के लिए एक कदम आगे बढ़ा। तभी एक जानी पहचानी लेकिन बेमौसम आवाज़ अचानक गूंज उठी। चेन तियानझेंग, बिल्कुल सही समय। अब जब तुम्हारी साधना खत्म हो गई है तो ये शिलाकक्ष मुझे दे दो। जैसे ही पांग यूनिक्सियांग 11वीं मंजिल पर पहुंचा, उसने अवंतिका राठौर को वहां पाया। उसे मर्सिनरी गिल्ड योद्धा संघ में अवंतिका राठौर द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था और उसने अभी तक बदला नहीं लिया था। क्या छोटी दुनिया है। चेन तियानझेंग उसका भाई है और जब तक वह बोलता है शिलाकक्ष निश्चित रूप से उसका होगा। हालांकि प्रतिदिन 50 अंक वास्तव में बहुत महंगे हैं, लेकिन जब तक अवंतिका राठौर दुखी है, वह खुश है। चेन तियानझेंग स्वाभाविक रूप से जानता था कि पांग यूनिक्सियांग ने ऐसा क्यों किया, इसलिए उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं बस बाहर आने ही वाला था, तुम अंदर जा सकते हो। अवंतिका राठौर की आंखें सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांग यूनिक्सियांग उसे फिर से मुसीबत में डालने की हिम्मत करेगा। जैसे ही पांग यूनिक्सियांग शिलाकक्ष में प्रवेश करने वाला था, अवंतिका राठौर ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके लाल होंठ थोड़े अलग हुए। हर चीज का एक उचित क्रम होता है।
ये सुनकर पांग यूनिक्सियांग और चेन तियानजिंग दोनों जोर से हंस पड़े। अवंतिका राठौर, यहाँ हम केवल 3 लोग हैं। एक बार जब हम दोनों ने तथ्यों के बारे में मन बना लिया है तो तुम्हारी असहमति का क्या मतलब है? पांग यूनिक्सियांग की आंखों में एक भयावह चमक थी। इसी महिला के कारण उसे पहले कभी किसी के सामने इतना अपमानित नहीं किया गया था। इस सबके पीछे अवंतिका राठौर ही है। अवंतिका राठौर की नज़र उदासीन और क्रूर थी। मैंने कहा, ये शिला कक्ष मेरा है। ठंडी आवाज़ धमकी से भरी थी और बर्फीली नज़र चाकू की तरह तेज होकर पांग यूनिक्सियांग और चेन तियानजिंग के चेहरों पर घूम गई। यह उसकी चेतावनी थी। पांग यूनिक्सियांग उपहास करते हुए बोला, अवंतिका राठौर, यह मत सोचो कि तुम बहुत महान हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ताकत है। हम तुमसे डरते नहीं हैं। उसने स्वीकार किया कि वह अकेले अवंतिका राठौर का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन भले ही वे दोनों अपनी ताकत मिला लें, अवंतिका राठौर निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अवंतिका राठौर, तुमने मेरे भाई को डराने की हिम्मत की, तुम्हें इस परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए थी। चेन तियानजिंग ने ठंडे स्वर में कहा, हथियार का इस्तेमाल कर रही हो? अवंतिका राठौर के होंठ एक मोहक मुस्कान में मुड़ गए। उसका आकर्षक और उत्कृष्ट चेहरा एक लुभावनी चमक बिखेर रहा था, जबकि उसकी गहरी आंखें किसी विषैले सांप की तरह क्रूर और निर्दयी रोशनी के साथ चमक रही थीं। क्या अवंतिका राठौर जल्दबाजी में कार्य करना पसंद नहीं करती, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे आसानी से धमकाया जा सकता है? तुम्हें पता होना चाहिए कि वह कभी भी अच्छे स्वभाव की नहीं रही है। धड़ाम! अवंतिका राठौर ने अचानक पांग यूनिक्सियांग पर एक घूंसा मारा। उसकी मुट्ठी पर उमड़ती मूल ऊर्जा विस्फोट की तरह फूटी, जिससे पांग यूनिक्सियांग 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरा। हालांकि पांग यूनिक्सियांग भी प्रगाढ़ मूल स्तर का साधक है, लेकिन अवंतिका राठौर ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया है। घटनाओं का यह अचानक मोड़ चेन तियानजिंग की उम्मीदों से परे था। पांग यूनिक्सियांग के प्रतिक्रिया करने से पहले ही अवंतिका राठौर ने अपना दांव चल दिया था। मैं तो बस तुम्हारे भाई को धमका रही हूं, तो तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? उसकी स्पष्ट काली सफ़ेद आंखें चमकदार रोशनी के साथ चमक उठीं। अवंतिका राठौर ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई। उसका रवैया अहंकारी और दर्पपूर्ण था। चेन तियानजिंग की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। वह आज पांग यूनिक्सियांग का बदला लेने में मदद करने का इरादा रखता था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, पांग यूनिक्सियांग फिर से पिट गया। उसे लगा कि वह घूंसा पांग यूनिक्सियांग के शरीर पर नहीं, बल्कि सीधे उसके चेहरे पर लगा है। अवंतिका राठौर, मैं मानता हूं कि तुम एक अच्छी प्रतिभा और क्षमता वाली विशेष नामांकित छात्रा हो, लेकिन मैं प्रगाढ़ मूल स्तर का अंतिम चरण का छात्र हूं। भले ही वह एक विशेष नामांकित छात्र नहीं था, लेकिन वह अवंतिका राठौर से अधिक समय से साधना कर रहा था और अवंतिका राठौर से अधिक मजबूत भी था। शायद अगले साल तक वह अवंतिका राठौर का मुकाबला न कर पाए, लेकिन अभी अवंतिका राठौर उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। प्रगाढ़ मूल स्तर का अंतिम चरण। अवंतिका राठौर के सुंदर चेहरे पर आश्चर्य और डर की झलक दिखी, लेकिन फिर उसने अपना स्वर बदल लिया। क्या ये बहुत अद्भुत है? चेन तियानजिंग की आंखें गुस्से से भर गईं। यह अवंतिका राठौर पूरी तरह से नीच थी। एक प्रतीत होने वाली साधारण टिप्पणी व्यंग्य और अपमान से भरी थी। तुम मुसीबत मोल ले रही हो। चेन तियानजिंग ने अपने दांत पीसे और उसकी भीतरी ऊर्जा तुरंत फूट पड़ी। यदि उसने अवंतिका राठौर को सबक नहीं सिखाया तो अवंतिका राठौर बहुत ही अहंकारी हो जाएगी। उसे मारो। कालू ने गुस्से में अपनी मुट्ठी लहराए। इस तरह की आंखों की किरकिरी को कुचल देना चाहिए। अवंतिका राठौर ने अपना दाहिना हाथ झटका और कालू और गोरा हवा में उड़ गए। धड़ाम धड़ाम 2 हल्की आवाज़ें सुनाई दी और कालू और गोरा के शरीर सीधे चेन तियानजिंग की आंखों से टकराए। चेन तियानजिंग दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसकी आंखों में तीव्र दर्द हुआ और जो मूल ऊर्जा आधी ताकत तक जमा की गई थी वह अचानक गायब हो गई। अवंतिका राठौर ने चेन तियानजिंग के पेट पर जोर से लात मारी, जिससे वह 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरा। पांग यूनिक्सियांग अभी उठा ही था और अपने धड़कते पेट को पकड़े हुए था। तभी उसने देखा कि चेन तियानजिंग बिजली की गति से उसकी ओर आ रहा है। आहेक और कराह सुनाई दी जब पांग यूनिक्सियांग को चेन तियानजिंग ने भारी तरीके से नीचे दबा दिया। पांग यूनिक्सियांग दुबला पतला था, जबकि चेन तियानजिंग एक असली मोटा व्यक्ति था। इस क्षण वह पांग यूनिक्सियांग पर ऐसे गिरा जैसे वह मुक्त गिरावट फ्री फॉल में हो, जिससे पांग यूनिक्सियांग ने खून की एक उल्टी की और लगभग आधा मर गया। चेन तियानजिंग, जल्दी उठो! पांग यूनिक्सियांग दर्द में चिल्लाया, ये जानते हुए कि अगर उसे और अधिक समय तक ऐसे ही दबाया गया तो वह वास्तव में मर जाएगा। मैं अभी उठता हूँ। चेन तियानजिंग ने बार बार सिर हिलाया और गुस्से में अवंतिका राठौर को घूरा। तुमने वास्तव में एक गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया। कालू और गोरा द्वारा हमला किए जाने के बाद चेन तियानजिंग की आंखें पांडा की तरह सूज गई थीं। वह उन्हें मुश्किल से ही खोल पा रहा था, लेकिन वह सामने के दृश्य को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। अवंतिका राठौर धीरे धीरे उन दोनों के पास गई। जैसे ही चेन तियानजिंग उठने वाला था और पांग यूनिक्सियांग मुक्त होने वाला था, अवंतिका राठौर ने चेन तियानजिंग के शरीर पर जोर से कदम रखा।